इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं ट्राई करूंगा आर्टिकल 71 से 100 तक कवर किया जाए और एक एक आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन जिसकी भी जो भी व्याख्या मुझे करनी होगी मैं बहुत अच्छे से करूंगा। एक मेरा जो आप सबको ये कहना है, इस चीज़ को आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। सफलता मिलती है, धैर्य रखो, पेशेंस रखो और मेहनत करते रहो। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है ना, इसमें 150 करोड़ पॉपुलेशन है। आप जो भी देखोगे किसी भी एग्जाम के लिए 10 लाख से नीचे फॉर्म नहीं भरे जाते, एवरेज 10 लाख भरे जाते हैं। तो आप देख लो 250-300 वैकेंसीज होती हैं, कहीं 400 होती हैं, 500 होती हैं। ये पुलिस जैसी भर्ती है ना, इनमें 50-50 हज़ार आती हैं। अगर आप कहीं अफसर की भर्ती देखने लग गए तो आपको 200-250 ज़्यादा कहीं नहीं मिलेंगे, 100-50। वो भी जिसमें रिजर्वेशन की फैसिलिटीज है, क्योंकि सारी पोस्ट सबके लिए नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिजर्वेशन में आते हैं, उनके लिए फिक्स हैं, उनको लेना ही है लेना है। तो ये देश की कहीं ना कहीं देश के अपलिफ्टमेंट के उस व्यवस्था को ऊपर रखने के लिए, गरीबों के उद्धार के लिए बनाई गई व्यवस्था है। लेकिन इसका भी गलत तरीके से यूज किया गया है और हो रहा है। वास्तविक जो इसका हकदार है उसको ये रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब ये तो देखो सरकार है, डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सफलता के लिए पढ़ाई वो करनी है जो लिखा हुआ है, जो पेपर में आता है। ये सामाजिक मुद्दे हैं, इनके लिए सरकार है, कोई भी सरकार हो, प्रेजेंट में किसी भी पार्टी की हो, उसका उद्देश्य यही होना चाहिए और होता है कि कहीं ना कहीं हमारी समाज का उद्धार करे और सामाजिक समस्याओं को दूर करे। सामाजिक समस्याओं में ही सारी समस्याएं आती हैं। आपकी आर्थिक जो समस्या है, रोड कंस्ट्रक्शन वाली का इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, वो सारी समस्याएं, शैक्षिक समस्या हो गई, मानव अधिकार की समस्या हो गई, ये जितनी भी आप कह सकते हो जो रोजगार की समस्या, ये सब सामाजिक उद्धार में ही आती हैं। अगर समाज का उद्धार होगा तो ये समस्याएं आपके सामने हो ही नहीं सकती और आएंगी नहीं। तो बात करते हैं आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ है, ये क्यों जरूरी है और किस किस आर्टिकल से स्पेशली क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, मैं वो भी बता दूंगा आपको। आर्टिकल 71 में लिखा हुआ मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई मामला हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है तो कौन डिसाइड करता है, ये आपको याद रखना है। 100% पूछा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। कई बार सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, बस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि मामला क्या था, ये चुनाव सही हुआ है, गलत हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम हुई, वो जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखा इफ देयर इज ए डिस्प्यूट मतलब किसी तरह का कोई झगड़ा है और डाउट, किसी तरह कोई डाउट है अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, किसी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड, इट्स डिसीजन इज फाइनल। ये कोई डिस्प्यूट है, कोई डाउट है, अगर कोई है तो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करेगी कि ये सही हुआ है, गलत हुआ है, और ये डिसीजन फाइनल उसी का ही माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का। तो इसके पास किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई धांधलेबाजी होती है, कुछ गलत होता है, धांधलेबाजी तो खैर नहीं होगी, वो बहुत बड़ा चुनाव होता है, मतलब आप कह सकते हो भारत की सबसे ऊपर की जो पद है उसका चुनाव होता है, तो कोई ऐसा नहीं है। कहीं भी किसी को अगर कोई शंका है, डाउट है कोई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो आपको सुप्रीम कोर्ट याद रखना है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 72 पढ़ते हैं। आर्टिकल 72 एक ऐसा आर्टिकल है जो सब लगभग आर्टिकल नहीं जानते, लेकिन ये सब जानते हैं कि राष्ट्रपति सजा को माफ कर देते हैं। ये राष्ट्रपति की सजा को माफ करने के लिए एक पावर दी है, संवैधानिक पावर उनको दी गई है कि राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति हो अगर पद पे है, उसके पास केस जाता है तो उनको लगता है कि मुझे सजा माफ कर देनी चाहिए, सिर्फ उनके विवेक से चलता है ये। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डर दे रहा है कि माफ करो, ऑर्डर नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो कर देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे मान लो किसी को 20 साल सजा हुई तो हो सकता है कम करने के लिए बोलते इसको 10 साल कर दो, या फिर कोई ऐसी हालत है भाई इसकी सजा माफ कर दो, माँ भी की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ है, परिवर्तित की जा सकती है कि किसी को कहीं भेजना है, किसी को कैसी भी सजा दी, बोली ऐसी मन दो, जेल इसकी कम कर दो और इस पर फाइनेंशियल लगा दो। ऐसा भी होता है कि इस पर पैसा, जैसे मान लो किसी को 10 लाख का जुर्माना, इसको 20 लाख का जुर्माना कर दो और इसकी सजा को यहाँ कम कर दो। तो ये सारी पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। ठीक है, पैडन माफ करने की, फ्री फॉर गिव पर इसमें पूरा तरह माफ करने की सजा होती है, रिड्यूस कम करने की सजा होती है, चेंज टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, चेंज कम्यूट बोलते हैं, चेंज कर दो, चेंज कर सकता है प्रेसिडेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड, जो भी ऑफेंस है, जो भी अपराध किया है उससे संबंधित। ठीक है, यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल, मिलिट्री, सब ये डेथ सेंटेंस, ये कोर्ट मार्शल भी माफ कर सकता है प्रेसिडेंट। यूनियन लॉ, जो भी संघ के कानून उनकी, अगर वो भी कोई मान लो कोई ऐसा कानून है जिसके तहत किसी को सजा देगी, बहुत सारी यूनियन लॉ होते हैं जो बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, तो उनमें किसी व्यक्ति विशेष को सजा दी गई है। मान लो कोई इतना बड़ा पैसा किसका, आपको 10 करोड़ भरने हैं, मान लो उसको इतना बड़ा केस पहुंच गया कि 10 करोड़ रुपये भरने हैं आपको, अब कैसे भरेगा जब उसके बाद 10 करोड़ की संपत्ति नहीं है? तो इस ऐसे केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, मैंने बताया ना, पूरी तरह माफ करने की होती है, पैटर्न रिड्यूस करने की होती है, कम करने की होती है, चेंज टाइप किस तरह से सजा देगी उसको परिवर्तन करने की होती है। इसमें डेथ सेंटेंस भी है, जिसको आप कह सकते हो कि मृत्यु दंड जिसको दिया जाता है। डेथ सेंटेंस मतलब होता है मृत्यु दंड। ठीक है, कोर्ट मार्शल को भी प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रेसिडेंट ही होते हैं और उनको जो पावर दी है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को प्रेसिडेंट वायलेट करते हैं और कोर्ट मार्शल नहीं करें? तो सारे डिसीजन प्रेसिडेंट वायलेट कर सकते हैं और सारे डिसीजनों को खत्म कर सकते हैं।
खत्म मतलब सजा को माफ कर सकते हैं। किसी की सजा को माफ करना यही है ना, किसी के द्वारा अगर दिए गए डिसीजन को खत्म कर देना। ठीक, आर्टिकल 73 पढ़ते हैं, कोई डाउट मत रखना 72 के बारे में। 73 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव मतलब आप कह सकते हैं प्रबंधकारी शक्ति, या फिर आप इसको बोलते हो कार्यपालिका, जो जनरली हम यूज करते हैं। कार्यपालिका की जो शक्ति है ना, उसको एक्सटेंड में बढ़ा सकते हैं यूनियन की। यहाँ से जैसे मान लो कि किस क्षेत्र पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करती है, तो कुछ ऐसा है, ऐसा प्रोविजन लाएंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था लाएंगे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कर देंगे कि ये इसका एग्जीक्यूशन ये भारत सरकार के द्वारा हो। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार। देश में राज्यों की सरकार भी होती है, देश में केंद्र सरकार भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से आपको, तो और जब जैसा जैसा टॉपिक आएगा वैसे वैसे एक्सप्लेन होगी। तो ये आपको आर्टिकल याद रखना है। देखो मैंने कम से कम 100-150 बार संविधान पढ़ लिया हुआ है ऐसे करके, लेकिन मुझे सारे आर्टिकल आज तक याद नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये चीज़ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं लिखी हुई है। स्पेशल सारे आर्टिकल तो नहीं याद हो सकते किसमें क्या, लेकिन बहुत सारे याद हैं, बहुत सारे याद हैं। तो ये सोचो कि जैसे आपको 50 तक याद हैं, 60 तक याद हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10-20 तो छूट जाएंगे आपसे। तो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते। अगर वो पूछने लग गए तो देखो, जो एग्जामिनर चाहे तो आप एक आंसर नहीं दे सकते। वो चाहता है कि व्यक्ति इतना जाने वो आंसर दे दे। ठीक है, एग्जामिनर जो भी इंटरव्यू लेते हैं ना, अगर वो चाहे ना तो व्यक्ति का आंसर नहीं दे सकता, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं बैठा हो सामने। तो ये सब चीज़ें देख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंस रखने वाले ही आर्टिकल, और बाकी मैं ट्राई करूँगा सारे आर्टिकल एक्सप्लेन करने की। तो 73 में क्या लिखा हुआ है, द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, कैन यूज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज कर सकती है, दैट द एडमिनिस्ट्रेटर इन्फोर्स लॉ, कानून मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन बोलता है। एडमिनिस्टर, जो मिनिस्टर में ऐड किए जाते हैं वो होते हैं प्रशासन, शासन में जो ऐड किए जाते हैं जैसे बोलते हैं प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना जो, एक तो होता है शासन और एक होता है शासन से पहले जो आता है उसे प्रशासक बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझोगे जब उसको बार बार पढ़ोगे तो। फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, लाइक डिफेंस, फॉरेन, जो भी हाँ आप कर सकते हो, अपनी पावर को एग्जीक्यूटिव कर सकते हो। जो जो भारत सरकार काम करती है वहाँ उसके अंडर आता है। जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है और अपना एग्जीक्यूशन रखती है, नॉर्मल सी बात है कि जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो अपने ही अंडर रखेगी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, 73 में। ठीक, अब पढ़ते हैं 74, जो कि बहुत अच्छा और फेमस आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। पूरा देश किसके साइन से चलता है, प्रेसिडेंट के हिसाब से, आपको पता है। राष्ट्रपति के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद जिसको बोलते हैं, उनकी हेल्प के लिए होती है, और उसका हेड एक प्राइम मिनिस्टर होता है। जिस तरह से आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होता है एक आदमी जो होता है देश का प्रधानमंत्री, एडवाइस करते हैं उनको, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए। इसमें लिखा है द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मस्ट मतलब लग गया आपको, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना ही करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करना है, और वो हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, दिस एडवाइस इज बाइंडिंग आफ्टर द 42 एंड 44 अमेंडमेंट। ये एडवाइस बाइंडिंग है, मतलब आपको इसकी बात माननी ही माननी है, प्रेसिडेंट को ही बोला गया। केवल इसी बात को लेकर लोग बोल देते हैं कि प्रेसिडेंट की पास कोई पावर नहीं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहीं ना कहीं हमारे भारत के राष्ट्रपति की पावर को कम कर देती है, और हम लोग हवा बना देते हैं कि उसके पास पावर नहीं है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर, राष्ट्रपति बस पद होता है। अरे ऐसा नहीं भाई, राष्ट्रपति के पास ही बहुत पावर होती है। राष्ट्रपति अगर चाहे ना तो देश को रोक देगा। ऐसे तो किसी व्यक्ति के पास नहीं पावर नहीं है। बताओ किस व्यक्ति के पास पावर देगी वो ऐसा कर सकता है, आदत राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही कंट्री को रोक सकते हैं चाहे तो, कोई नहीं है, किसी के पास इतनी पावर नहीं है। ठीक है, तो ये आप दिमाग से निकाल दो, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती है। बाद में कुछ भी हो, लेकिन प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं कंट्री के। मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए वो मजबूर हैं, मानेंगे वो जरूरी है, लेकिन नहीं मानेंगे तो रोक भी सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर आपकी बात नहीं माने तुरंत उनको हटा दिया जाएगा। ऐसा कोई मतलब एक स्पेशल, आपको पता है प्रेसिडेंट को उठाने के लिए महाभियोग लगता है, उसमें भी तो टाइम लगेगा। 14 दिन के लिए देश रोक देंगे, 14 दिन पहले आपको बताना है तब पास करेंगे। 1 महीने के लिए कंट्री को रोक सकता है आदमी चाहे तो प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द कंट्री। इस चीज़ को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि गलत तरीके से पढ़ाया गया है। ये पढ़ाते हैं ना कि ये लाइन लिखी हुई ना कि उनको बाइंडिंग है, मतलब 42 में और 44 में संविधान संशोधन हुआ है, प्रेसिडेंट बाइंडिंग है। लेकिन ऐसे तो कोई आदमी नहीं है जो अपने हिसाब से चलाता हो, कोई भी व्यक्ति देश का। तो पोस्ट की गरिमा को समझे, जिस पद पर बैठा है व्यक्ति या जो पद है उसकी गरिमा को समझे, किसी पद को नीचा नहीं दिखाएं। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च बोलते हैं, मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं कंट्री के। ठीक है, आर्टिकल 75 की बात करते हैं। 75 द प्रोविजन एज द मिनिस्टर्स। इसमें ये व्यवस्था है कि मिनिस्टर्स होंगे, और मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट आप कह सकते हो, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। मिनिस्टर का कोई चुनाव नहीं होता, मिनिस्टरों की नियुक्ति होती है। ये क्वेश्चन पूछे गए, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव लोकसभा का होता है,
और लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होता है, उस दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति करता है, उसको प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि प्रधानमंत्री का कभी चुनाव होता है, पीएम का कभी चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्ति दी जाती है। मिनिस्टर आर चूजन बाय प्रेसिडेंट ऑन द पीएम्स एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे इस आदमी को आप ये मंत्रालय दे दो, और इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो क्या करेंगे? वो एलोकेट कर देंगे। एलोकेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलोकेट कर देंगे कि ये व्यक्ति इस मंत्रालय का हेड है, ये व्यक्ति इस मंत्रालय का हेड है। और ये एडवाइस कौन करता है? लिस्ट कहाँ से जाती है? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ठीक है। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ एक प्रोसीजर होता है। प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट जाएगी, उसको वो चाहेंगे अपॉइंट कर सकते हैं। दे होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। भाई सीधी सी बात है, अपना ऑफिस कब तक वो होल्ड करेंगे? जब तक लोकसभा का उनके पर विश्वास होगा। अब विश्वास प्रस्ताव आपको सुना होगा, कॉन्फिडेंस मोशन होता है एक, और एक दूसरा विश्वास प्रस्ताव होता है। ये जो मोशन है इनको पास करने, जैसे मान लो विश्वास प्रस्ताव पास होता है, जैसे मान लो कि दूसरे को लगता है कि इनके पास अब इतना बहुमत नहीं है कि सरकार चलाने के लिए आपको 50% और प्लस बनी सीट चाहिए ना। ऐसा लगता है विपक्षियों को, ऐसा नहीं है, तो क्या करें? अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं कि एक बार इनका बहुमत चेक कर लेते हैं, इनके पास है नहीं है। तो ये वही कहना चाह रहे हैं, दे होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। जब लोकसभा का कॉन्फिडेंस उनके पास इतने सदस्यों का बहुमत है, तभी वो ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कोई भी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये कई बार लाइन आई है। जो मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। क्योंकि जो मिनिस्टर्स, तो उसमें राज्यसभा के भी लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। ये आपको याद रखनी लाइन। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल आप कह सकते हो भारत के सबसे बड़े वकील, और ये व्यक्ति वो होता है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और ये कब तक रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें। इसमें लिखा अटॉर्नी जनरल इज टॉप लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं। ये किसी भी बैठक में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मत नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास वो राइट नहीं होता। भारत के किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, दोनों सदनों की कार्रवाई में बैठ सकते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है। महान्यायवादी बोलते हैं इनको, महान्यायवादी। 76 में आर्टिकल कई बार पूछा गया है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम ए सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो इनके पास होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आर्टिकल 77 में क्या लिखा है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। भारत सरकार कैसे काम करती है? बिजनेस मतलब होता है काम कैसे करना, अपना काम कैसे करते हैं। बिजनेस यार कुछ भी हो सकती है किसी व्यक्ति की। बिजनेस का मतलब वही नहीं होता कि एक आदमी फैक्ट्री चला रहा है। बिजनेस का मतलब यह है कि तुम्हारा काम क्या है। माइंड योर बिजनेस, नाम सुना है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ तो दैट इज आल्सो माई बिजनेस, वो मेरी बिजनेस है, वो मेरा व्यवसाय है। इसमें लिखा है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने बताया ना कि जितने भी देश में कार्यपालक संबंधी काम होते हैं वो भारत सरकार के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। बट प्रैक्टिकली कैरिड आउट बाई मिनिस्टर एंड ऑफिसर्स। लेकिन प्रैक्टिकल कौन करता है? इनको मिनिस्टर्स करते हैं और ऑफिसर्स करते हैं, अधिकारी कौन करते हैं। क्योंकि सचिवालय होता है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट का भी सचिवालय होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति दोनों के सेक्रेटरीट होते हैं सचिवालय। तो उनमें आईएएस अफसर बैठे रहते हैं, बहुत सारे अफसर बैठते हैं, सीजीएल वाले बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। वो ऐसे काम नहीं देता, वहाँ भी एक सिस्टम होता है, उसके तहत ये सब कुछ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 78 में, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द प्रेसिडेंट। मतलब प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या क्या हैं राष्ट्रपति के संबंध में। इसमें क्या है कि जो काम हो रहा है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। मैं कई चीज़ों को रिपीट करता हूँ कि आप बार बार समझ भूले नहीं। इसमें लिखा इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल गवर्नमेंट डिसीजन। जो भी सरकार निर्णय ले रही है वो सब प्रेसिडेंट को बताए जाते हैं। प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन द प्रेसिडेंट आस्क फॉर। जो भी प्रेसिडेंट चाहता है कि मुझे ये बताओ इसके बारे में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बताई जाती है। डिस्कस एनी इश्यू इफ द प्रेसिडेंट वांट। कोई इश्यू और भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि मैं इनसे बात कर लूँ, कुछ मैटर है, इस मैटर में कुछ बहुत सारे तत्कालीन आप कह सकते हो मामले आ जाते हैं, बहुत सारे केस हो जाते हैं, बहुत सारे केस चल भी रहे हैं, उनके मामले में प्रेसिडेंट चाहें तो अपने मिनिस्टरों से, प्राइम मिनिस्टर से बैठ के बैठक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनके पास ये पावर है। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 78 में। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का संगठन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या क्या आता है। कहाँ लिखा हुआ है? 79 में। लोग बोल देते हैं कि संसद के हिस्से क्या क्या हैं, तो कहाँ लिखा हुआ है? 79 में, 79 में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत की जो संसद है
वो ये कंसिस्ट करती है, आप कह सकते हो इससे मिलकर संगठित करती है। उसका है द प्रेसिडेंट उसमें शामिल होते हैं, राष्ट्रपति शामिल होता है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको राज्यसभा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा तीसरी, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। तीन होते हैं ना संसद में, बताया ना बहुत पहले बताया था कई बार, प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। बार बार रिपीट करता हूँ कि आप बार बार सुनो और भूलो नहीं। भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ये मान के चलना कि जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और इसमें उच्च सदन निम्न सदन की बात है। उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं और निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। आज तक कहीं डेफिनेशन नहीं उच्च सदन राज्यसभा को क्यों बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन क्यों बोलते हैं। मैं बताता हूँ जो मेरी पर्सनल माइंडसेट बोलता है कि राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं। ऊंचे मतलब एक पहले देखा होगा उनका अपॉइंटमेंट होता था तो राजघराने के लोग आया करते थे, रियासतों के लोग आया करते थे, इसमें अपॉइंट हुआ करते थे राज्यसभा में। और अब एक तो इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है। दूसरी बात क्या है कि विधानसभा चुनाव करती है, विधानसभा अपने जिस राज्य के पास जितनी सीट होती है उनका चुनाव करके यहाँ संसद में भेजती हैं। तो ये निम्न स्तर से नहीं आता, इसलिए इसको उच्च सदन बोला जाता है। और दूसरी बात, पहली बात तो ये वैसा नॉमिनेशन फैसिलिटी है। तीसरी बात, विधानसभा इसमें चुनाव करती हैं जो निम्न स्तर से चुनाव होकर नहीं आता है। और तीसरी बात, और ये इसकी लास्ट बात क्या है कि ये राज्यसभा भंग नहीं होती है कभी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसका एक टाइम पीरियड है। लोकसभा निम्न सदन बोला जाता है, क्यों कि लोकसभा का चुनाव होता है भाई, 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति लोकसभा में वोट डाल सकता है, जिसका नाम लिखा है इलेक्टोरल बोर्ड्स में, जो एक सूची होती है जहाँ पे निर्वाचन प्रणाली वो होती है, आप एक वोट डालने की लिस्ट होती है और काम की, अगर उसमें 18 साल से ऊपर लिखा हुआ है तो हर व्यक्ति उसमें वोट डाल सकता है। इसलिए इसको निम्न सदन बोला जाता है कि व्यक्ति यहाँ निम्न स्तर से ऊपर आते हैं, इनका चुनाव निम्न स्तर से होता है, निम्न स्तर के लोग इसमें काम करते हैं। निम्न स्तर का मतलब है कि आप कह सकते हो कि जड़ से लोग ऊपर उठ के आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं तो निम्न स्तर के, निम्न स्तर का मतलब है कि भारत के हर क्षेत्र से चुनाव होता है यहाँ पे। लेकिन राज्यसभा के लिए चुनाव वोट थोड़ी डालते हैं लोग, वो विधानसभा करती है उनकी राज्यों की। तो वो कुछ बातें हैं जो उसको उच्च सदन बोलने के लिए बोली जाती हैं, कुछ बातें हैं जिसको निम्न सदन के लिए बोली जाती हैं। तो आपको वो 3-4 लाइन बार बार सुननी है कि क्या रीजन है इसके पीछे। 80 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 80 में क्या लिखा हो, राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है। राज्यसभा में मैक्सिमम 2 से 50 मेंबर होते हैं, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ साइंटिस्ट, विशेष क्षेत्र है उनके, उन क्षेत्रों में वो बहुत फेमस आदमी होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं और अपने क्षेत्र के प्रखंड ज्ञाता होते हैं, उनको भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। रेस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट एंड यूटी मैंने होता है लेजिस्लेचर, जो वहाँ के लेजिस्लेचर विधानमंडल होता है, विधानमंडल वहाँ का निर्वाचित करके लोगों को भेजता है, बाकी को 238 को, ठीक है। 81 लोकसभा कंपोजिशन, ये लोकसभा कंपोजिशन की बात, कंपोजिशन मतलब लोकसभा में क्या क्या आता है। लोकसभा के टोटल मेंबर्स अब एमपी कितने हैं, 552, आपको याद रखना 552, 530 फ्रॉम स्टेट, 530 आते हैं राज्यों से, 20 आते हैं यूटी से। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जो यूनियन की टेरिटरी, जो यूनियन का क्षेत्र जहाँ पे केंद्र का शासन चलता है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक आदमी को अपॉइंट करती है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो वहाँ के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, उस यूटी पर कंट्रोल करने के लिए और प्रशासन करने के लिए। तो ये डायरेक्ट केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती हैं, ठीक है। यूटी मतलब डायरेक्ट भारत सरकार को रिपोर्ट करने वाली चीज़ होती हैं। जो भी क्षेत्र है वो डायरेक्ट भारत सरकार को रिपोर्ट करेगा। ये बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ याद रखनी है आपको। कितनी लोकसभा की सीट आती हैं यूटी से, 20। 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस रिप्रेजेंटेशंस नाउ रिमूव्ड बाई 104th अमेंडमेंट। पहले 2 व्यक्तियों को, एंग्लो इंडियंस को यहाँ पे अपॉइंट किया था, लेकिन अब ये 104 के संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया है। ये आपको याद रखना है, 104 जो संविधान संशोधन है वो क्या है, उसने क्या किया है, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन इंडिया की लोकसभा से हटा दिया है, भारत के लोकसभा से उसको हटा दिया। अब 2 व्यक्तियों का नॉमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 82 के बारे में पढ़ते हैं, री एडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। अब कहाँ कितनी सीट होंगी भाई, सीटें जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड करते हैं ज़्यादातर, इस क्षेत्र में इतने लोग हैं तो इतनी सीटें होंगी, इस क्षेत्र में इतने लोग हैं तो इतनी सीटें होंगी। अब क्षेत्र के हिसाब से क्या है कि पहले इन्होंने एक सीलिंग पावर रखी थी, इतने व्यक्तियों पर एक लोकसभा की सीट होगी। अब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो सीट भी तो बढ़ जाएंगी। तो ये सेंसस मतलब होता है जनगणना, जनगणना के बाद सीटें ज़्यादा की जाती हैं, क्षेत्र चेंज किए जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है, 82 में, 82 में लिखा हुआ है, आफ्टर एवरी सेंसस द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन बी रिवाइज्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन बहुत तगड़ा कमीशन है, अगर इसने जो बात बोल दी वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाती है, वो मानना ही है सरकार को, इसकी कुछ पावर है स्पेशल। अगर इस कमीशन ने, इसको बोलते हैं एक ऐसा कमीशन जो कि ये डिसाइड करता है कि ये लोकसभा सीटें यहाँ इतनी होंगी, इस क्षेत्र के लिए इतनी होंगी, इस क्षेत्र के लिए इतनी होंगी, इसमें ज़्यादा है तो कम कीजिए, कम है तो ज़्यादा कीजिए। तो इस सब पॉपुलेशन के हिसाब से
डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है 82 में 83 ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट हाउसेस, पार्लियामेंट के जो सदन है, संसद के जो सदन है, उनका ड्यूरेशन मतलब कितने दिन के लिए रहते हैं। राज्यसभा इस परमानेंट, बताया ना कि इसको उच्च सदन इसलिए बोलते हैं कि राज्यसभा परमानेंट है, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। विद 1/3 मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 ईयर, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य के रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से चुनाव होता है कि 6 साल हो जाती है व्यक्ति को, हर 2 साल में एक व्यक्ति को मतलब 1/3 सदस्य को 6 साल हो जाती है, तो वो रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा हैज़ ए 5 ईयर टर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो तो लिखा हुआ है, सीधी सी बात, इमरजेंसी के टाइम पे कितना एक्सटेंड हो सकता है वो भी मैं आगे आर्टिकल वाइज एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। लोकसभा का टर्म पीरियड होता है 5 साल के लिए, और कब से शुरू होता है ये ध्यान रखना, पहली बैठक से, जब लोकसभा की पहली मीटिंग होती है उस दिन से 5 साल स्टार्ट होते हैं। राज्यसभा का ध्यान रखना परमानेंट है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। आर्टिकल 84 की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर द पार्लियामेंट मेंबर्स, उनके लिए क्वालिफिकेशन, कौन व्यक्ति एमपी बन सकता है, लोकसभा का एमपी, राज्यसभा के एमपी, ये कुछ स्पेशल चीजें हैं। कभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, और कोई भी क्वेश्चन आपकी लाइफ में आ सकता है, और आपको समझना बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन फॉर पार्लियामेंट मेंबरशिप मतलब संसद की सदस्य लेने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें ए पर्सन मस्ट, एक व्यक्ति ये होना चाहिए, बी ए इंडियन ऑफ सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई विदेशी नागरिक आकर यहाँ पे एमपी का चुनाव लड़ने नहीं लड़ेगा। यही क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, वो भारत का नागरिक ही होना चाहिए। बी 25 ईयर फॉर लोकसभा एंड 30 ईयर फॉर राज्यसभा, ये एज आप डिफरेंस ध्यान रखना कि 30 साल का व्यक्ति राज्यसभा का एमपी बनता है, 25 साल का लोकसभा का बनता है। इसका मतलब क्या है कि 25 साल का आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता है। जब लोकसभा का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो अगर वो 25 साल का ही है तो ही कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। 25 साल का आदमी किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है नहीं बन सकता है, बन सकता है, हमारे देश का तो बन सकता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में सदस्य, लोकसभा के सदस्य की जो मिनिमम एज है, कम से कम एज है 25 साल है। हैव द क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, और जो क्वालिफिकेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रखी हैं, जो कानून द्वारा डिसाइड की जाती हैं वो भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 85 में पढ़ते हैं, 85 में क्या लिखा है, द पार्लियामेंट सेशन रिजोल्यूशन, मतलब पार्लियामेंट का सेशन है, उनका रिजोल्यूशन कैसे होता है, भंग कैसे होते हैं, क्या होता है, स्थगित कैसे होते हैं। स्थगित आप कह सकते हो कोई सदन चला उसको रोक दिया, भाई इसको आप आज के दिन की कार्रवाई बंद कर देते हैं, कल शुरू करेंगे। भंग मतलब वो पूरा कार्यकाल खत्म कर दिया, दोबारा से चुनाव होगा। प्रेसिडेंट समन्स बोथ हाउस, दोनों हाउसों को समन दे सकता है वो। पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, पार्लियामेंट 2 बार मिलनी, मतलब आप कह सकते हो दोनों सदनों की बैठक के बीच में जो सदन खत्म हो, सॉरी वो सेशन जो खत्म होता है, वो सेशन और दूसरे सदन में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, साल में 2 बार उनको सेशन में आना ही आना है, 2 बार मीटिंग होती है। प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा, प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, भंग मतलब खत्म कर सकते हैं, दोबारा चुनाव होगा। 86 में क्या लिखा हुआ, प्रेसिडेंट्स राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट, संसद को प्रेसिडेंट के राइट है एड्रेस करने के लिए, मतलब एड्रेस का मतलब है कि भाषण देने के लिए, अभिभाषण जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण, उनके पास पावर है। 86 में लिखा हुआ है, ये याद देखना, प्रेसिडेंट्स एड्रेस वो लिखा है 86 में, ये आर्टिकल याद रखना, ये पूछे जाते हैं सही। प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर और बोथ हाउस, या तो अलग अलग एड्रेस कर सकते हैं या फिर एक साथ कर सकते हैं। सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं कि भाई मुझे इसको एड्रेस करना है या दोनों को साथ में एड्रेस करना है, ठीक है। स्पेशली ये कब करते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद जो पहली मीटिंग होती है तब करते हैं, या कोई विशेष, मान लो कोई बाहर का आदमी आया है, कोई किसी राष्ट्रपति आया तो दोनों सदनों को साथ में बुला लेते हैं प्रेसिडेंट के, इन दोनों सदनों को साथ में मीटिंग होती है और वहाँ पे एड्रेसिंग हो जाती है। स्पेशल एड्रेस और प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस भी होता है, 87 में लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेस, 87 में याद रखना है। एट द स्टार्ट ऑफ एवरी फर्स्ट सेशन, मतलब पहला सेशन जो चुनाव खत्म होता है उसके बाद पहला सेशन में, पार्लियामेंट ईच ईयर, प्रत्येक साल करते हैं। एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, सॉरी हाँ, जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन, और हर साल में एक बार। द प्रेसिडेंट गिव ए स्पीच आउटलाइनिंग द गवर्नमेंट एजेंडा, जो भारत सरकार का एजेंडा है उसको वो वहाँ पे बोलते हैं कि भारत सरकार का एजेंडा ये है, भारत सरकार ये चाहती है। नॉर्मली आपको देखा होगा भारत सरकार का एजेंडा देश का विकास ही है, देश का विकास हो जाएगा तो सारी चीज़ें उसमें ही शामिल हैं, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आपको याद रखना है 87 में स्पेशल एड्रेस है, कब कब होता है, साल में एक बार होता है, और जब चुनाव खत्म होता है तो उस साल में एक बार होता है। 88 राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल इन पार्लियामेंट, मंत्रियों के, और 88 जनरल जो आप कह सकते हो जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी जो मैंने बताया ना, उनके क्या क्या राइट्स हैं। इवन इफ नॉट एमपी, मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, अगर वो एमपी नहीं है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर को एमपी नहीं है और वो बना दिया तो 6 महीने एमपी बनना पड़ता है उसे,
मान लो वो टाइम चल रहा है कि किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना दिया है और वो उस समय 6 महीने नहीं हुए हैं, वो बिना एमपी के मिनिस्टर है। मान लो कि 4 महीने हो गए तो अभी एमपी नहीं है, अगले 2 महीने बन जाएगा। ये कह रहा है कि अगर वो एमपी नहीं है, मिनिस्टर है एंड द अटॉर्नी जनरल तो एमपी होता ही नहीं है, तो उनके भी राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड डिस्कशन। वो किसी भी डिबेट में और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बट दे कैन नॉट वोट अनलेस दे आर मेंबर। वोट नहीं कर सकते जब तक वो मेंबर नहीं है, ठीक है। वोट नहीं डाल सकते। वोट क्यों डालेंगे यार? वो बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, संसद की कार्रवाई में किसी सदन में जाके बैठ सकते हैं। ये मतलब किसी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं बैठ सकते हैं। ये मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल स्पेशली यूपीएससी ने पूछा है और कई बार पीएससी पूछ लेती है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है वो। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन तो आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जब से मैं कई बार उसमें पुराने भी टॉपिक में बोला हूँ। तो चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति, उनका वो पद है। और डिप्टी चेयरमैन भी एक व्यक्ति होता है जो कि राज्यसभा की कार्रवाई को चलाता है। राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन। मेंबर को चुनाव, ये क्वेश्चन आजकल को डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के लोग करेंगे। खुद की घर बोलते, खुद का घर है तो घर चलाने के लिए घर के मालिक को क्यों अपॉइंट करते हो? बाहर का आदमी नहीं आएगा, खुद ही राज्यसभा कर लेते हैं। आप डिप्टी चेयरमैन हो, जब चेयरमैन नहीं होंगे तो आप ही कार्रवाई करोगे। एक सदन चलाने के लिए व्यक्ति होता है, वो डिप्टी चेयरमैन होता है। स्पेशली वो चलाते तो चेयरमैन नहीं है, जिसको आप वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। मान लो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उस कंडीशन में डिप्टी चेयरमैन चलाते हैं। रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन क्या करते हैं? चेयरमैन को दे देते हैं और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को देते हैं। ये एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं, अपना त्यागपत्र। रेजिग्नेशन मतलब त्यागपत्र। और उसमें लिखा है कैन बी रिमूव्ड बाय द मेजोरिटी वोट राज्यसभा। राज्यसभा की मेजोरिटी मतलब 50, जितने कितने वोट है राज्यसभा में? 252 सीट है ना। 252 सीट आप कह सकते हो, 252 नहीं, 250 सीट में राज्यसभा में 250 सीट है, तो 250 की आधे से ज़्यादा और एक सीट, ये बहुमत के साथ ही आप डिप्टी चेयरमैन को हटा सकते हो। रेजिग्नेशन कहाँ लिखा हुआ है? 90 में। किसका? डिप्टी चेयरमैन का, ये याद रखना है। आर्टिकल 91 एक्टिंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्टिंग चेयरमैन कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट कहीं चले जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, या फिर प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, तो उस समय एक सीट खाली हो जाती है चेयरमैन की, राज्यसभा की। तो उस समय एक्टिंग चेयरमैन कौन बना देते हैं? डिप्टी चेयरमैन को। इसमें लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी चेयरमैन और एनी मेंबर कैन बी इलेक्ट। डिप्टी चेयरमैन को या किसी सदस्य को ही चेयरमैन बना दिया जाता है। स्पेशली यार किसी सदस्य को नहीं बनाएंगे, डिप्टी चेयरमैन को चेयरमैन बना देते हैं वहाँ पे। आर्टिकल 92 में क्या लिखा हुआ है? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल। जब उनका रिमूवल मोशन, जब उनके खिलाफ आप कह सकते हो पद से हटाने का प्रस्ताव है, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रिसाइड नहीं करेंगे। आप बोलते ना, आप कह सकते हो इस चीज़ को प्रिसाइडिंग में हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। ऐसा है, उनको बता दिया जाता है 14 दिन पहले, उनके पास मैसेज आता है कि हम आपको हटाने वाले हैं। तो उस समय वो क्या है, कार्रवाई को हेड नहीं होते। आप कहते हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई के आप कह सकते हो कि संचालक का काम नहीं करते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर नहीं बनते हैं, और नॉर्मली बैठ जाते हैं आके, लेकिन वहाँ पे सुनते ही कार्रवाई में क्या हो रहा है, लेकिन उसमें प्रिसाइडिंग अफसर नहीं होते हैं। दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सेशन व्हेन द मोशन टू रिमूव दैम इज बीइंग डिस्कस्ड। कोई मतलब ऐसी बात चल रही है, इनको हटाने की बात चल रही है, तो उसमें वो प्रिसाइडिंग अफसर नहीं बनते हैं। आर्टिकल 93 में क्या लिखा हुआ है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब बात लोकसभा, राज्यसभा की चलिए, अब लोकसभा की आ गई। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दो होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, स्पेशली कई बार पेपर में पूछे गए हैं। लोकसभा मेंबर इलेक्ट्स स्पीकर हु प्रिसाइड ओवर लोकसभा। जो कि स्पीकर का काम क्या है? जो लोकसभा का संचालन, जितने भी आप कह सकते हो फंक्शनिंग, कब क्या होना है, किसको कितना टाइम देना है, लोकसभा के जो नियम कानून के हिसाब से लोकसभा के चलाने का काम लोकसभा स्पीकर का ही होता है। डिप्टी स्पीकर एक्ट एंड स्पीकर स्पीकर एब्सेंस। डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं? जब स्पीकर एब्सेंस होते हैं, जब उनकी अनुपस्थिति होती है, उस समय वो स्पीकर का काम करते हैं। 94 में क्या लिखा? रेजिग्नेशन रिमूवल ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर। रेजिग्नेशन में सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रिजाइन बाय राइटिंग टू द अदर्स, एक दूसरे को लिख के, लिखा है ना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन अपना लेटर दे सकते हैं और पद छोड़ सकते हैं। कैन बी रिमूव्ड बाय मेजोरिटी रेजोल्यूशन इन लोकसभा। लोकसभा ही इनका बोलते हैं, इनका चुनाव करती है स्पीकर का। और जब ये स्पीकर के रूप में कभी शपथ नहीं लेते, ध्यान रखना। ये व्यक्ति जो भी लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, वो एक एमपी के रूप में शपथ लेता है। उसके बाद उनको लोकसभा चुनाव करती है और उनको स्पीकर बना दिया जाता है। ठीक है, स्पीकर का कहीं कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, वो एक एमपी के रूप में शपथ लेता है। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये कई बार पूछी गई है। ठीक है, और रेजोल्यूशन क्या होता है? जब किसी स्पीकर को हटाया जाएगा तो भाई बहुमत से हटा। बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा, साधारण बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग चीज़ होती है।
ये नॉर्मल बहुमत है, बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा सीट से हटा दिया जाता है। आर्टिकल 95 में क्या लिखा हो, एक्टिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एक एक्टिंग स्पीकर हो सकता है, जब स्पीकर नहीं है तो किसी व्यक्ति को एक्टिंग करने के लिए स्पीकर बना देते हैं। एक्टिंग मतलब पूरा काम करना है, जो पहले लोकसभा स्पीकर करता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आप कह रहे हो एक्टिंग शब्द एक मजाक नहीं है यहाँ पे, पूरा जो लोकसभा काम स्पीकर का जो काम होता है वो करना होता है। व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट और द पोस्ट इज वैकेंट, पोस्ट खाली है या एब्सेंट है, द डिप्टी स्पीकर और एनी अदर मेंबर कैन प्रिसाइड, या तो डिप्टी स्पीकर करते हैं या एनी अदर कोई मेंबर करता है। किसी भी व्यक्ति को बना दिया। कल परसों मैंने देखा था कि कोई अपोजिशन के कोई नेता बैठे थे, उनको स्पीकर बना दिया था। हो सकता है स्पीकर होंगे नहीं उस समय, मैं टीवी में देख रहा था, तो बना देते हैं। या तो डिप्टी स्पीकर होते हैं, किसी व्यक्ति को बना देते हैं कि आप यहाँ पे आज लोकसभा चलाइए या राज्यसभा चलाइए, जो भी है, ठीक है। ये स्पेशल ध्यान रखना है कि वो चलाने के लिए डिप्टी स्पीकर नहीं होता, कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन उसको लोकसभा या राज्यसभा अपने बोलते हैं ना अपने बहुमत से इस चीज़ को डिसाइड करेगी, आप बैठिए जाके। 96 में क्या लिखा हुआ है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रेसिडाइड ड्यूरिंग द रिमूवल मोशन। उनके खिलाफ भी भाई उनको उठाने की बात चल रही है, तो वो भी उसमें उसको प्रेसिडाइड नहीं करेंगे। मतलब आप अध्यक्ष नहीं होंगे, आप कह सकते हो कि संचालक नहीं होंगे, ठीक है। सैलरीज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, उनकी सैलरीज कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है, कितनी पे का कौन या कौन कहाँ से मिलती हैं। एक तो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, मतलब संचित भारत की जो संचित दी है वहाँ से मिलती हैं, वहाँ से इनको सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है। दे आर पेड सैलरी इज फिक्स पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट संसद कौन करता है, क्वेश्चन आता है कि इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, लोकसभा नहीं, राज्यसभा नहीं, संसद करती है। सैलरीज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कौन करता है, संसद करती है। संसद में 3 होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा, राज्यसभा। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि आप बार बार सुने और भूले नहीं, ध्यान रखना। लोग 100 बार पढ़ लेते हैं तभी भूल जाते हैं और सेलेक्ट नहीं होते, इसलिए बार बार सुनना है, बार बार जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। कौन करता है, संसद। कहाँ से मिलती है, भारत की संचित निधि, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 98, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सचिवालय होता है, ठीक है। ईच हाउस, लोकसभा का भी होता है और राज्यसभा का भी होता है। राज्यसभा की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो सबके संचालन करने के लिए अफसर्स होते हैं, उसमें जो भी राज्यसभा की कार्रवाइयाँ होती हैं सब वहाँ सचिवालय के द्वारा ही कराई जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा की होता है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के अलग अलग सचिवालय होते हैं। 99, ओथ बाई मेंबर, इनको शपथ कौन दिलाता है। एवरी एमपी मस्ट टेक एन ओथ ऑफिस बिफोर टेकिंग पार्ट इन हाउस प्रोसीडिंग्स। बिफोर टेकिंग पार्ट मतलब सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले उसको शपथ ग्रहण करनी है, शपथ ग्रहण करनी है, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ, ओथ बाई मेंबर, ये कहाँ लिखा हुआ है, 99 में, 100 से एक पहले। क्या शपथ करोगे तभी 100 पहुँचोगे, पहले शपथ होगी उसके बाद 100 पे जाओगे, तो 99 में ओथ लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 100 की बात करते हैं। वोटिंग एंड कोरम। वोटिंग कैसे होती है और कोरम मतलब कैसे, गढ़पूर्ति, इतने लोग चाहिए। भाई मान लो कि क्लास है, अभी ये स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं प्राइमरी, भाई स्कूल चलाने के लिए कुछ तो उसमें अब 10 टीचर हैं या 4 टीचर हैं, उसमें 4 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, तो सरकार क्या सोचती है कि यार इन 4-5 बच्चों के लिए हमने ये 4 टीचर बिठा रखे, भाई कम से कम 30-40 लड़के हों, 30-40 लड़के हों, 50 बच्चे हों तो ये होंगे, इसलिए वो गढ़पूर्ति नहीं हो रही स्कूल में। स्कूल में वो कोरम पैदा नहीं हो पा रही है, इतने बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ पर सरकार को काम करना चाहिए, पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। सब कुछ एक ही शब्द बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिमिनेशन। अगर स्कूल अच्छा होगा, बिल्डिंग अच्छी होगी, सब कुछ वहाँ प्रांगण अच्छा होगा, खेलने का मैदान होगा, सबको सफलता अच्छी से मिलेगी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उन स्कूलों में बच्चे आएंगे। ये शैक्षिक डिस्क्रिमिनेशन एक तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा मैं बताता हूँ, ये जो टॉपिक है ना शिक्षा का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है, जो नहीं होना चाहिए। ये केवल केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, सारे स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। अब बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसकी बात नहीं करते, हमें ये ध्यान रखना है कि गढ़पूर्ति के लिए कितने आदमी चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है, 100 में, संविधान के अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 100। ऑल डिसीजन आर मेड बाई मेजोरिटी और प्रेजेंट ऑफ वोटिंग मेंबर्स। जो भी डिसीजन होते हैं सब मेजोरिटी से बनते हैं। मेजोरिटी आपको बता दिया मैंने, 50 से एक ज़्यादा, 50% और +1। इन केस ऑफ टाई, जब टाई हो जाता है तो प्रेसिडेंट अफसर होते हैं वो कास्ट वोट डाल देते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कि 50-100 मेंबर बैठे हुए हैं, 50-50 दोनों के, एक तो तुम्हारे बिल के साथ हैं 50-50 लोग तुम्हारे बिल के अगेंस्ट में, तो वो बीच में वोट डाल सकते हैं। और तब एक कंडीशन में डाल सकते हैं कि जब उनके खिलाफ उनको हटाने की कोई बात नहीं चल रही, कोई मोशन नहीं। एक चीज़ पहले एक्सप्लेन नहीं की है, अगर किसी भी व्यक्ति को उसके पास से हटाने की बात चली तो उसमें वोट डाल सकता है वो, लेकिन अगर मत बराबर हो जाएगा तब नहीं डाल सकता है। लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर मत बराबर हो जाते हैं तो वोट डाल सकता है, क्योंकि उसे हटाने की कोई बात नहीं है।
ठीक है। बार बार सुनना मैं क्या करूँ, मत बराबर होने पर वोट कौन नहीं डाल सकता, इसको हटाने की बात चल रही है। चाहे वो लोकसभा स्पीकर है, चाहे डिप्टी स्पीकर है, चाहे आप कह सकते हो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है। वोट जब भी वोट डालेंगे जब इनको हटाने की बात नहीं चल रही होगी। कोरम, मिनिमम मेंबर नीडेड टू फंक्शन, में मिनिमम मेंबर चाहिए ना, तो 1/10 आप कह सकते हो। आपके पास 552 है तो कम से कम 52 आदमी होने चाहिए। 1/10 हो गया, 250 है तो 25 आदमी चाहिए। राज्यसभा चलाने के लिए कितने आदमी चाहिए, कम से कम 25 होने चाहिए ना। 250 के हिसाब से 1/10 कितना हो गया, 25 हो गया। ऐसे ही 552 कितना हो गया, 52 हो गया। तो इतने आदमी चाहिए, ठीक है। अब मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कई बार सुनना, एक बार में आज तक किसी का बाप नहीं सीख पाया, न सीख सकता है कोई व्यक्ति। रिपीटेशन ऑफ, बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बार बार लिसनिंग को रिपीट करना है, सुनना है, ध्यान करना है, मनन करना है, रोक रोक के कोई डाउट हो तो चेक करना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको चीज़ें याद होंगी और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो ठीक है, ओके बाय।